हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज लेसन 2 पढ़ने वाले हैं लोग। अब 3 टॉपिक और 3 शब्द आपको दिखेंगे। सबसे पहले जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। नाम से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे आप, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में कि जीडीपी का पूर्ण रूप बताइए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का पूर्ण रूप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी का पूर्ण रूप नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ग्रॉस का मतलब सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। नेट का मतलब हो गया शुद्ध, प्योर, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। अब तीनों के पूर्ण रूप और हिंदी में आपको थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसी को एक एक करके समझते हैं। जीडीपी क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच के समय को माना जाता है एक वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तु के उत्पादन से जो पैसा आता है और सेवा, इन दोनों के योग से जो मूल्य, यानी कि जो मूल्य आता है, जो पैसा आता है, वो कहलाता है जीडीपी। एज एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई एक देश है और इस देश के अंदर वस्तु के उत्पादन से और सेवा के उत्पादन से जितना मूल्य आए एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, वो कहलाता है जीडीपी। कहने का मतलब समझ रहे होंगे, बहुत आसान है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। यानी उस देश के बाउंड्री लाइन के अंदर वस्तु से जितना पैसा आया और नौकरियों से जितना पैसा आया, उस सब का योग क्या कहलाता है? तो जीडीपी कहलाता है। अब हम लोग आते हैं अपने जीएनपी पर। सेम वही चीज़ होगा, एक वित्तीय वर्ष में वे किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर था। यहाँ देखिए, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिक द्वारा, भारत का नागरिक भारत में भी कमा सकता है, नेपाल में डॉक्टर हो, अमेरिका में इंजीनियर हो, इटली में साइंटिस्ट हो, फ्रांस में डॉक्टर हो, तो कमाएगा कहीं पर, पैसा तो उसका भारत में आएगा, भारत से जोड़ा जाएगा क्योंकि भारत का नागरिक है। तो एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र के नागरिक वस्तु के उत्पादन से जितना पैसा कमाए और सेवा से जितना पैसा कमाए, वो जीएनपी कहलाता है। यानी कि चाहे वो भारत में कमाए या भारत से बाहर कमाए, वो जीएनपी कहलाएगा। बहुत आसान है कि एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कमा रहा है, पैसा जितना आ रहा है वो जीडीपी। और एक वित्तीय वर्ष में उस देश का नागरिक, चाहे अपने देश में चाहे किसी दूसरे देश में, उत्पादन से और सेवा से जो पैसा कमा रहा है, वो कहलाता है जीएनपी। अब हम लोग आते हैं एनएनपी पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर। देखिए यह क्या होता है। आप लोग देखते होंगे किसी वस्तु का मूल्य 40 रुपये प्रति केजी है, तो मान लेते हैं कि इसका मूल्य 40 रुपये प्रति केजी है, तो क्या वो वस्तु 40 रुपये लगा होगा उसे बनाने में? नहीं लगा होगा। हो सकता है कि उस वस्तु को बनाने में 25 रुपया लगा हो और 15 रुपया उसका अतिरिक्त खर्च हो। कहने का मतलब यह है कि उत्पादित वस्तु के मूल्य में से अतिरिक्त खर्च को घटा देने पर, यानी कि यदि हमने 40 की वस्तु है और उस पर अतिरिक्त खर्च लगा हुआ था 15, इसको घटा देने पर जो हमारा 25 रुपया आएगा, वही कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पादित वस्तु से अतिरिक्त मूल्य को घटा देने पर प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको आप बोर्ड पर लेकर स्क्रीन से देखकर आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा के मूल्य को जीडीपी,
एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिक द्वारा, चाहे वो भारत में या भारत से बाहर, उत्पादन से पैसा कमाए या सेवा से पैसा कमाए, वो जीएनपी। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो उत्पादित वस्तु में जितना मूल्य है उस पर जो अतिरिक्त खर्च लगा है उसको घटा देंगे, तब हमें प्राप्त होगा एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताएं। यह आपके चैप्टर का दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये आपको भविष्य में बहुत जगह काम देगा कि राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, तथा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। देखिए, सबसे पहला, राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? एक वित्तीय वर्ष में हमने अभी पढ़ा था कि एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र में अर्जित कुल आय की मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक ग्राफ के द्वारा हम इसे पुनः समझाते हैं कि x A B C D E कोई देश हो गया x, जिसमें A B C D E उसके क्या हैं? नागरिक हैं, यानी उस देश की जनसंख्या कितनी है? तो 5 है। A एक साल में 1000, B 3000, C 4000, D एक भी रुपया नहीं कमाता है और ये 2000 रुपया कमाता है। तो उस देश का प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय बताइए। तो राष्ट्रीय आय का मतलब उस देश के नागरिक जितना एक साल में कमाते हो, तो 3 1 4 4 8 2 10,000, यानी उस देश का राष्ट्रीय आय हो गया 10,000। और 10,000 को उस देश की जनसंख्या, तो यह कमाए या ना कमाए हम सबको जोड़ेंगे, 5 भाग देंगे, तो यह जो 2000 रुपया आएगा यह हमारा कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है प्रति व्यक्ति आय, इस टॉपिक पर आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि उस देश के नागरिक ने जितना पैसा कमाया वो राष्ट्रीय आय, और कुल जनसंख्या से भाग दे दिए वो कहलाया प्रति व्यक्ति आय। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग आते हैं इसके दूसरे अंतर पर। 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक होता है स्थिर मूल्य और एक होता है लागत मूल्य। स्थिर मूल्य क्या है और लागत मूल्य क्या है? कहने का मतलब यह है, जैसे यह मार्कर है, तो इस मार्कर का मूल्य 20 रुपया है, तो यह जो MRP है वो इसकी फिक्स प्राइस है, स्थिर मूल्य। तो क्या इस मार्कर को बनाने में 20 रुपया लगा होगा? नहीं लगा होगा। हो सकता है कि इस मार्कर को बनाने में 15 रुपये लगा हो, तो यह 15 रुपया क्या कहलाएगा? लागत मूल्य। यानी कि किसी वस्तु को बनाने में जो पैसा लगता है वह उसका लागत मूल्य, और वह वस्तु जिस मूल्य पर बेची जा रही है वह उसका स्थिर मूल्य कहलाता है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे, स्थिर मूल्य क्या है और लागत मूल्य क्या है। अब थोड़ी सी बात आप यहाँ पर समझेंगे कि हम जब खरीदने जाएंगे, यानी कि व्यक्ति जब खरीदेगा तो वो किस मूल्य को देकर खरीदेगा? स्थिर मूल्य को, तब ना ग्राहक को फायदा हो, ग्राहक रिटेलर को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। तो व्यक्ति किस मूल्य को देकर खरीदेगा? स्थिर मूल्य के। सरकार के पास कौन सा पैसा जाएगा? लागत मूल्य। चाहे जो व्यक्ति बना रहा है उसके पास कौन सा पैसा जाएगा? लागत मूल्य। तो व्यक्ति किस मूल्य को देकर खरीदेगा? स्थिर मूल्य। तो अब यहीं से आप आसानी से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को हमेशा किस मूल्य पर निकाला जाता है? तो राष्ट्रीय आय को हमेशा लागत मूल्य पर निकाला जाता है, यानी कि उस वस्तु को बनाने में जितना पैसा लगा वही राष्ट्र के पास जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय को हमेशा स्थिर मूल्य पर ज्ञात करते हैं। स्थिर मूल्य का मतलब कि एक व्यक्ति जब भी किसी वस्तु को खरीदेगा तो वो फिक्स प्राइस देकर खरीदेगा। तो लागत मूल्य, राष्ट्रीय आय को लागत मूल्य पर निकालते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय को स्थिर मूल्य पर निकालते हैं। इससे पहले आप लोगों को याद होगा हमने एक टॉपिक को पढ़ा था, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। हमने यह भी पढ़ा था कि विकासशील देश के लिए आर्थिक विकास और विकसित देश के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आर्थिक विकास में हमने आपको एक टॉपिक, एक ऑब्जेक्टिव याद होगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, और जब वह देश विकसित देश होगा तो वो किसे दर्शाएगा? आर्थिक विकास को कि आर्थिक वृद्धि को? तो हमने पहले से पढ़ा है कि विकसित देश हमेशा आर्थिक वृद्धि को दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है
जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस स्थिति को दर्शाएगी? तो राष्ट्रीय आय के वृद्धि होने का मतलब देश विकसित देश बन रहा है, और देश विकसित देश बन रहा है तो वो किस स्थिति को दर्शाएगा? आर्थिक वृद्धि को। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसे दर्शाएगी? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास को दर्शाएगी। 3 अंतर हमने पढ़ लिया। एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र में अर्जित कुल आय की मात्रा राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग दे दिए प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को हमेशा लागत मूल्य पर, प्रति व्यक्ति आय को हमेशा स्थिर मूल्य पर निकालते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है क्योंकि वो विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास को दर्शाती है। अब हम लोग आते हैं चौथे टॉपिक पर। चौथा पॉइंट है कि जब भी किसी देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, यानी राष्ट्रीय आय जब भी बढ़ेगा, वो हमेशा खास लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। लेकिन यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो वो हमेशा आम आदमी के जीवन पर प्रभाव डालेगा और आम आदमी को ज़्यादा लाभ होगा। यानी कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 72,390 से 80,000 या 1 लाख होती है तो वो किससे फ़ायदा पहुंचाएगा? आम आदमी को। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि खास लोगों को प्रभावित करती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आम आदमी को प्रभावित करती है। अब हम लोग आते हैं 5वें टॉपिक पर। 5वां टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब भी जनसंख्या बढ़ेगी, जब भी जनसंख्या बढ़ेगी तो यह फिक्स है, यह निश्चित है कि राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ता है जब जनसंख्या बढ़े? तो जब जनसंख्या बढ़ेगी, यानी जब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई या तो बढ़ेगा या तो घट जाएगा, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। आसानी से आप लोग याद रखेंगे कि जब भी जनसंख्या बढ़ेगी, एज एग्जाम्पल हम लोग अभी पढ़ रहे थे लोग कि 5 आदमी के रहने पर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 10,000 है। यदि उस देश की जनसंख्या 5 से बढ़कर 10 हो जाए और 10 में से 7 आदमी कमाए, 3 आदमी बेरोजगार हैं, तो जो दो आदमी या 3 आदमी जो नया ज़्यादा कमा रहा है तो वो बढ़ेगा। तो 2 आदमी अगर 5,000 रुपये कमा रहा है तो देश में इंक्लूड होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं हम। जैसे हमने पढ़ा था कि ABCDE 5 आदमी या 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 और या 5,000 कमा रहा था। सब मिलाकर 2 1 3 3 6 4 10 5 15,000 रुपये कमा रहे थे। ठीक है। लेकिन यदि जनसंख्या बढ़ जाए, यहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाए F, फिर आ जाए G, फिर आ जाए H, 8 उस देश की जनसंख्या हो जाए 8। हम देखते हैं यहाँ पर कि ये मानते ये कमाने लगे 2,000, ये कमाने लगे 3,000, ये कमाने लगे 5 4 9 3 12 14 15 17 3 20 4,000 रुपये। तो इससे क्या होगा कि उस देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। पक्का जनसंख्या बढ़ रहा राष्ट्रीय बढ़ेगा। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 2 17 3 20 4 24,000, यानी उस देश का राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? 24,000। पहले कितना था? तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। पहले था 15,000 रुपया, अब हो गया 24,000 रुपया। राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि मानिए या 2 लोग बेरोजगार हों, तभी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। 15 से कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? वो इन तीनों के काम करने पर निर्भर करेगा। अगर ये दोनों बेरोजगार होते तो राष्ट्रीय आय तो बढ़कर 17,000 रुपया हो जाता, लेकिन प्रति व्यक्ति आय या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो हमने अब तक राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अंतर पढ़ लिया है। आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला हमने पढ़ा, एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र में अर्जित कुल आय की मात्रा राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग दिए प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को हमेशा लागत मूल्य पर, प्रति व्यक्ति आय को हमेशा स्थिर मूल्य पर। राष्ट्रीय आय में जब भी वृद्धि होती है वो आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है, प्रति व्यक्ति आय में जब भी वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास को दर्शाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि खास लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आम आदमी के जीवन पर प्रभाव डालेगा। जब भी जनसंख्या बढ़ेगी राष्ट्रीय आय बढ़ता है, यह निश्चित है। लेकिन जब भी जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर।
अब राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े को देखने के बाद हमने आसानी से अंतर पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग को मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है, और अंतिम टॉपिक पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर बचेगा, तो वो आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं था कहीं दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसका कोई ना कोई लिंक कोई प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके द्वारा आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र में अर्जित कुल आय की मात्रा क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्यतः 5 विधियाँ हैं। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि और व्यवसायी संरचना विधि। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि और व्यवसायी संरचना विधि। पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे, समझने के बाद हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताएंगे कि आपको यह कभी भी भुलाएगा नहीं, कभी भी आप इसको मिस नहीं कर पाइएगा। खास करके एग्जाम हॉल में तो आपको यह बहुत अच्छा से याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है उत्पादन गणना विधि। देखिए हर टॉपिक के पहले विधि में यह शब्द हमेशा कॉमन होगा। इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में, जैसे पहले लिखा है उत्पादन गणना विधि, तो हम कहेंगे कि इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में। अब यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, उत्पादन। उत्पादन किस चीज़ का होता है, नॉर्मल सी बात है, हम उत्पादन किस का करते हैं, वस्तु का। और अब चूंकि हम आय निकाल रहे हैं तो हमें वस्तु के मूल्य से मतलब है कि वस्तु के वजन से मतलब है। थोड़ी सी बात है, आसान सा सवाल है कि हमें वजन से ज़रूरी है कि मूल्य ज़रूरी है, तो हमें पैसा से ना मतलब है। यानी हम वस्तु का क्या देखेंगे, वस्तु से प्राप्त होने वाला मूल्य को ज्ञात करेंगे। यही बस हमारा आंसर हो गया। उत्पादन किसका करते हैं, वस्तु का। वस्तु का क्या देख रहे हैं हम, आय। आय का मतलब मूल्य। तो उत्पादन गणना विधि है क्या, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु के मूल्य की गणना करते हैं। किस चीज़ की गणना करते हैं, तो इस विधि में उत्पादित वस्तु के समस्त मूल्य की गणना करते हैं। अब हम लोग आते हैं आय गणना विधि पर। यह वाक्य हमारा फिर से कॉमन होगा, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में। आय में देखिए अब यहाँ आय लिखा हुआ है, तो आय किसकी होती है, नॉर्मल सी बात है कि आय का संबंध सीधे सीधे नागरिकों से है। तो इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के कुल आय की गणना करते हैं, यानी कि एक साल में नागरिक ने कितना कमाया। व्यय गणना विधि, जब नागरिक कमा रहा है तो खर्च भी कौन करेगा, नागरिक। यानी कि हम फिर कहेंगे व्यय गणना विधि है क्या, तो ये वाक्य फिर से लिख देंगे कि इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के कुल व्यय की गणना करते हैं। ये 3 को हम लोग एक साथ याद करेंगे, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि। उत्पादन किस चीज़ का, वस्तु का। वस्तु का क्या ध्यान रखना है हमें, मूल्य। आय किसकी होती है, नागरिक की। व्यय भी कौन करता है, नागरिक। तीनों को एक साथ याद करेंगे। आय गणना विधि क्या है, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु के मूल्य की गणना करते हैं। आय गणना विधि क्या है, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के कुल आय की गणना करते हैं। व्यय गणना विधि क्या है, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के कुल व्यय की गणना करते हैं। तीनों बहुत आसान है। अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक, चौथे टॉपिक पर, मूल्य योग विधि। देखिए क्या लिखा हुआ है, मूल्य। मूल्य किसी वस्तु का मूल्य, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। कहने का मतलब यह है, जैसे कोई व्यक्ति सबसे पहले धान का उत्पादन किया और 15 रुपये प्रति केजी पर धान बेचना शुरू किया, ठीक। धान को जब वो चावल में परिवर्तित कर दिया तो उसका दाम 22 रुपया किलो हो गया। चावल को जब वह अच्छा से फ्रेश करके उसको पॉलिश करके बेचना शुरू किया तब 28 रुपया हो गया। और चावल पर जब उसने पैकेट करके प्लास्टिक में कवर करा कर तब बेचना शुरू किया तब चावल का दाम 40 रुपया हो गया।
यानी कि उस वस्तु का धान जब चावल के पैकेट में बदला तो दाम कितना हो गया 40 रुपया, यानी कि 25 रुपया उसके मूल्य में क्या हो जा रहा है, योग हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। धान 15 में बिक रहा था, चावल में आया तो 22, अच्छा से फ्रेश किया तो 28, पैकेट में डालकर बेचना शुरू किया तब 40। इसी को हम लोग समझते हैं लोग। देखिए वह वाक्य हमारा फिर से कॉमन होगा। इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में हम क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं किसी वस्तु को। तो उत्पादित वस्तु के व्यक्तिगत प्रयास द्वारा बढ़े हुए मूल्य की गणना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो धान 15 से 40 में आया तो वो किसके प्रयास से आया, व्यक्ति के प्रयास से आया। तो इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु, जैसे कि हमने उत्पादन किया धान का, व्यक्तिगत प्रयास से उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य है 15 से जो 40 हुआ, 25 रुपया बढ़ा, उसको भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। और हमारा आखिरी है व्यवसायिक संरचना विधि। यह क्या है, तो फिर वो वाक्य हमारा कॉमन होगा। इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में किस आधार पर, तो व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। यह हमारा पांचों टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा कि उत्पादन गणना विधि है क्या। तो इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में, यह सब में कॉमन है, तो इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु के मूल्य की गणना करते हैं। आय गणना विधि, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के कुल आय की व्यय गणना विधि, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के कुल व्यय की गणना करते हैं। मूल्य योग विधि, इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु में व्यक्ति के प्रयास द्वारा बढ़े हुए मूल्य की गणना करेंगे कि व्यक्ति ने अपने प्रयास से जो वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया उसको भी हम छोड़ेंगे थोड़े, उसको भी तो जोड़ देंगे। और अंत में बचा व्यवसाय, तो इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो यह राष्ट्रीय आय की 5 विधियाँ हो गई, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आते हैं इसके ट्रिक पर। आप दिमाग में सोच लीजिएगा कि हम धान ले लेते हैं, तो अब हम लोग इसके कैसे याद करेंगे पांचों टॉपिक को, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसाय संरचना विधि। थोड़ा सा फनी ट्रिक है। देखिए धान का हम सबसे पहले क्या करते हैं, उत्पादन। आसान से बात है, धान का हमने क्या किया, उत्पादन। तो हमारा पहला टॉपिक क्या बन गया, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन किसका किया, किसी वस्तु का, वस्तु से क्या प्राप्त होता है, मूल्य। तो हमने धान का क्या किया, उत्पादन करने के बाद उससे बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगी। मेरे पास आय आएगी तो हम उसको खर्च करेंगे तो क्या कहलाएगा, व्यय। कहने का मतलब यह है कि हमने धान का उत्पादन किया, धान ले लिया, तो धान का सबसे पहले क्या करते हैं, उत्पादन। तो उत्पादन गणना विधि, उत्पादन करने के बाद बेचेंगे तो क्या आएगी, आय गणना विधि। बेचने के बाद हमारे पास जो पैसा आएगा उसे खर्च करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, व्यय गणना विधि। अब ज़्यादा खर्च करने के बाद अब सोचिए कि मेरे पास पैसा कम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो जो धान बचा हुआ है अब हम उसको कुछ मॉडिफाई करेंगे। अपने उत्पादित वस्तु जो हमने धान का उत्पादन किया है उसको व्यक्तिगत प्रयास द्वारा उसका मूल्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा पैसा पर बेच पाएँ। तो धान लिए, उत्पादन किए, आय आया, व्यय आया, पैसा घटा तो हम उसके मूल्य में वृद्धि कर दिए, यानी उसको परिवर्तित रूप में बेच दिए। और बेच किससे रहे हैं, व्यवसाय से। तो पांचों टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से याद हो गया होगा। धान का हमने उत्पादन किया तो हमारे पास आय आया, तो हमने व्यय किया, पैसा कम हुआ तो हमने उसके मूल्य में वृद्धि कर दी, और मूल्य वृद्धि करने के बाद किससे बेच रहे हैं, तो व्यवसाय से बेच रहे हैं। तो यह हमारा हो गया राष्ट्रीय आय के गणना की विधि। तो अब राष्ट्रीय आय के गणना की हमने जो 5 विधियाँ पढ़ ली बेहतरीन तरीके से, हमारा अंतिम टॉपिक बचा कि राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाइयाँ कितनी हैं, या फिर राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ये हमारा लघु तरीके का क्वेश्चन है और आप आसानी से याद करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में मुख्यतः 3 कठिनाइयाँ आती हैं। पहला,
आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। चूंकि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश और इतनी बड़ी जनसंख्या के जो डाटा हम एकत्र कर रहे हैं उस डाटा को एकत्र करने में कठिनाई। दो नंबर, दोहरी गणना की संभावना। हो सकता है कि हम जिस पूरे देश से जिस व्यक्तियों को डाटा एकत्र कर रहे हैं उसको हम 2 बार लिख लें या 2 से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, गलती हो सकती है। तो पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना और तीसरा है मूल्य के मापन में कठिनाई। कहने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि किसी वस्तु का मूल्य पूरे भारत में एक समान हो। किसी वस्तु का मूल्य दिल्ली में ज़्यादा तो बिहार में कम और बिहार में ज़्यादा तो दिल्ली में कम हो सकता है। पंजाब में सस्ता तो दिल्ली में ज़्यादा, दिल्ली में सस्ता तो पंजाब में ज़्यादा हो सकता है। यानी कि हर वस्तु का मूल्य हर जगह अलग अलग होता है, तो थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? तो आपको याद होगा CSO जारी करती है, हमने पढ़ा था 2 मई 1951 को उसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी कठिनाइयाँ हैं? 3। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा दोहरी गणना की संभावना और तीसरा मूल्य के मापन में कठिनाई। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य के मापन में कठिनाई। इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आपने पहला वीडियो 1 इस चैप्टर का नहीं देखा हो तो कृपया उसे पुनः देख ले, तब इस वीडियो को देखो, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। और कहीं पर कोई प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमने तुरंत कहें, कोई कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं। आप भी शिक्षित हो, दूसरे को भी शिक्षित हो, क्योंकि आपको एक कथन याद होगा कि ज्ञान दान महादान होता है। हो सकता है कि आपके प्रयास से वो बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छा से पढ़ पाए, चाहे हम लोग के प्रयास से आप लोग फ्री मुफ्त एजुकेशन पा रहे हैं, तो ये हम लोग बहुत आभारी रहेंगे आपके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।